और आज तक नुकसान हो रहा है और अवाम के अंदर से ना अवाम का देखें तो झूमर सयानी निकाला साहब, जा इस रहा तरह तो है। मैं आप फिर मुझे बात ये बताएं, करूंगा। मेरी बात सुने, सयानी मेरी साहब बात रुके सुने, रुके मेरी रुके बात रुके, सुने, मैं इस भट्ट तरह साहब बात मेरी बात करूंगा सुने। तो वोट अवाम डालेगी। उनके साथ नहीं है, देखें मेजोरिटी नहीं, ये तो अवाम देखें उनके साथ नहीं है। भट्ट साहब वोट की जो पर्ची होती है तो राजदारी का एक इसके सर्विस पे नहीं हम जाते, सर्विस वोटर नहीं है। चौथी बार अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, क्या डिलीवर करेंगे वो पाकिस्तान? भट्ट साहब, मियां जावेद लतीफ ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने का शौक नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यार, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये स्टेटमेंट की समझ ही नहीं आई। अगर उनको वजीर आज़म बनने का शौक नहीं है तो वो क्यों मुल्क की खिदमत करेंगे? वो कैसे मुल्क की खिदमत करेंगे? आपके अंदर कोई शौक का जज्बा होगा फिर ही आप मुल्क की खिदमत कर सकेंगे ना। ये बात तो बिल्कुल उनकी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखें, अगर वो वाकई तन मुल्क की कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो वो वजीर आजम बने बगैर भी तो कर सकते हैं। नहीं देखें, आपका अगर मुल्क के लिए आपने कुछ डिलीवर करना है, कुछ मुल्क के लिए कोई खिदमत करनी है, उसके लिए आपके पास इक़्तिदार होना तो लाजमी है ना। अगर आपके पास ताकत ही नहीं होगी, पावर ही नहीं होगी, आप एग्जेक्टिव रोल में ही नहीं होंगे, तो आप कैसे मुल्क के लिए डिलीवर कर सकते हैं? तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनकर कौन सी खिदमत की है उन्होंने इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए? देखिए, खिदमत तो उन्होंने की है ना। देखिए, इसमें तो आप ये तो नहीं आप कह सकते उन्होंने खिदमत नहीं की। खिदमत तो की है, एटमी धमाके तो उनके टेन्योर में ही हुए हैं। अगर वो बटन ना दबाते तो चागी के जो पहाड़ हैं वो आज भी गवाही दे रहे हैं, उन्होंने एटमी धमाके किए थे। मोटरवेज बनी थी, मोटरवेज का जो कॉन्सेप्ट था, जो पूरे साउथ एशिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था, वो उन्हीं के टेन्योर में आया। बिजली की लोड शेडिंग 18-18 20-20 घंटे की थी, उन्हीं के टेन्योर में ख़त्म हुई। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी वो बिजली घर बड़े महंगे थे, ये था वो था, लेकिन जो भी बात है, उन्होंने लोड शेडिंग को कम तो किया, ख़त्म मेरे नज़दीक तो ख़त्म किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ख़त्म नहीं हुई लेकिन कम हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, वो कैसी बिजली उन्होंने ख़त्म की या कम की कि आज सर्दियों में तकरीबन 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है सर? देखे ना, बीच में गैप भी तो कितना आ गया ना। अब आप प्लानिंग यहाँ पे, असल तो जो पाकिस्तान का मसला है वो मसला यही है, यहाँ पे प्लानिंग जो होती है शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। बदकिस्मती से जो भी हुक्मरान आया उसने लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं की। ठीक है, ये लोग 5 साल का टेन्योर रख के 2 साल की प्लानिंग करते हैं, 3 साल की प्लानिंग करते हैं। कोई भी हुक्मरान हो, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करता, मैं अक्रॉस दी बात कर रहा हूँ कि आप 75 साल में देख लें, जो भी हुक्मरान आया है उसने अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग की है। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की है, ठीक हो गया। अच्छा भट्ट साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज बनाई और ये मेट्रो ऑरेंज और इस तरह के जो डेवलपमेंट्स के काम किए, तो इससे पाकिस्तान को अभी तक फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है आपके ख्याल से? देखिए, मैं इसके भी दो पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। अब फॉर एग्जांपल सी पैक प्रोजेक्ट था, वो पाकिस्तान में आया ही इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में मोटरवेज का एक कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था। चाइना जो ट्रेड करना चाहता था पूरी दुनिया से, वो पाकिस्तान के रास्ते, जो पाकिस्तान का कॉरिडोर यूज करके करना चाहता, वो इसीलिए यूज करना चाहता था क्योंकि यहाँ पे अच्छा रोड नेटवर्क पहले से मौजूद था। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि इसका फायदा हुआ मुल्क को। अच्छा, जो नवाज शरीफ साहब ने ये मोटरवेज बनाई हैं और जो दूसरे डेवलपमेंट्स के काम किए हैं, जैसे उन्होंने ये बिजली घर बनाए हैं, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है? देखें, अब ये भी डिबेटेबल टॉपिक है। उनका जो प्राइम गोल था उनका यही था कि हमने लोड शेडिंग खत्म करनी है। उसके लिए उनको महंगे बिजली घर भी लगाने पड़े, उनके लिए उनको शॉर्ट टर्म जो पॉलिसी थी उनको इख्तियार करना पड़ा। तो इससे कौम का नुकसान हुआ ना, अवाम को नुकसान हुआ ना। तला भाई, बात ये नहीं है, तला साहब, बात ये नहीं है। बात ये है कि कौम का नुकसान उस टाइम, तो कौम की सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? कौम की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम लोड शेडिंग से निजात। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 18-18 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी जो उसी टेन्योर में खत्म हुई। और ठीक है, बिजली घर जरूर महंगे लगे लेकिन लोड शेडिंग से तो निजात मिली। वो वक्ती निजात के लिए कौम को लंबे अजाब में धकेल दिया हुआ है ना, ऐसे ही है ना? नहीं देखें, अजाब में है यार, इतनी महंगी बिजली हो गई है। आपको ये सोचना चाहिए कि उस वक्त क्या मुल्क की जरूरत थी। मुल्क की जरूरत तो उस वक्त यही थी कि लोड शेडिंग को खत्म करना। वो वक्ती रिलीफ देने के लिए अवाम आपकी को, सनतें बंद थी, आपकी जो इंडस्ट्री थी वो सारी बंद थी, दुकानदार के पास रोजगार नहीं था क्योंकि उसके पास बिजली नहीं होती थी। ठीक है, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी। जब लाइट पूरी हुई, बिजली पूरी हुई, तो आपने देखा इंडस्ट्रीज ने भी ग्रोथ किया, फैक्ट्रीज भी लगी, फैक्ट्रीज फिर से चली।
यार ये वक्ती रिलीफ था ना, ठीक है। असल में तो अब उसका नुकसान हो रहा ना अवाम को, अवाम इतनी महंगी बिजली, अब बेरोजगारी है, वो सिर्फ वक्ती रिलीफ था। लीडर तो वो होता है ना जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत चलता है, जिससे अवाम को फायदा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये कौन सी उनकी पॉलिसी थी कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर तला दिया? साहब बात ये है, मुल्क का बेड़ा गर्क तो उन पॉलिसी से हुआ जो पिछले 75 साल से चलती आ रही हैं। ठीक है, मुल्क का बेड़ा गर्क एक दिन में या एक टर्न्योर की वजह से नहीं होता, ये कंटिन्यूटी की बात है। आपको समझने की जरूरत है कि हुक्मरान जो भी आता है उसके ऊपर प्रेशर ही इतना होता है, एक तो ऑपोजिशन का प्रेशर, एक इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर, एक उसके जो अवाम के जिनसे वो वोट लेके आता है उनका प्रेशर। जब इतने प्रेशर में वो होता है, वो कुछ डिलीवर करने की कोशिश करता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें उस पर भी हम क्रिटिसाइज करना हमारा हक है, लेकिन हमें एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, ना कि हम बस तनकीद बरा तनकीद करते रहे। तो अगर नवाज शरीफ साहब को नहीं था पता कि पाकिस्तान में इस तरह का माहौल होता है, तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम क्यों बने? उनको पता होना चाहिए था ना कि ये सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़नी है। अब वो फेस भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत डाउन हो चुका है। अब वो चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए दोबारा तगदो कर रहे हैं। निज़ाम उनके साथ है लेकिन वोटर उनके साथ नहीं है। ये वोटर को अपने साथ कैसे देखिए, मिलाएंगे? वोटर को कैसे बात कायल ये है, करेंगे भट्ट साहब? बात नहीं, देखिए मेरी बात आप सुने। बात यह है कि वो कहते हैं कि हमने निज़ाम की खातिर, रियासत की खातिर हमने अपने सियासी जो उनका कैपिटल था, जो उनका सियासी सरमाया था, उसकी हमने कुर्बानी दी, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। आपको लगता है कि उन्होंने ये सब कुछ रियासत की खातिर अगर किया? वो हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होता। अच्छा अब जी। पाकिस्तान, अब आप वो देखें, कौन सी, मुझे एक आप मिनट देखिए, बताएं, मेरी पाकिस्तान बात सुने। सर्वाइव कर रहा है। अभी कल का बयान है जो हमारे जो मिनिस्टर हैं गोहर इजाज साहब, उनका बयान है पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे है। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह इस साल 2.5% की ग्रोथ करेगा, तो इमरान माइनस से खान 2.5% ग्रोथ पे आ गया। ये आप देखें ना, स्टेप बाय स्टेप ही चीजें चल रही हैं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत खत्म हुई, ठीक है, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ, ठीक है, तो तब पाकिस्तान 6% से जायद से वो तरक्की कर रहा था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब मेरी की बात मीडियम सुने, की हुकूमत मेरी आई बात तो सुने। पाकिस्तान इस तरह मंफी में चला गया हुआ था। देखिए, सर ये मैं कौन इस सी तरह तरक्की मैं- किया? कौन सा मुल्क डिफॉल्ट से बचाया? तला इसे साहब आप मेरी बात सुने। डिफॉल्ट, नहीं, मेरी इसे बात आप सुने। कहते हैं कि डिफॉल्ट से बचाया? तला साहब मेरी बात सुने। इस तरह तो आप जाएंगे ना 2017-18 में, जिस टाइम नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अकामा पर, तब भी मुल्क 6% पे ग्रोथ कर रहा था। बात ये नहीं है, बात यह है कि आपके उस वक्त का जो हालात देखें, IMF का आपका जो प्रोग्राम था वो सस्पेंडेड था। आपको IMF जो अपनी शराइत पे IMF ने आपसे प्रोग्राम मनवाना था और वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। अगर वो उस टाइम वो ना मानते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था। हमें ये आपको चीजें पता कि तकलीफ दे रही IMF हैं। का प्रोग्राम किसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम कंटिन्यू किया? वो इमरान खान ने सपोर्ट किया तो फिर नहीं, IMF को। देखें, ये तो इस तरह तो वो फिर जाके पीपल्स पार्टी वालों को भी मिले थे, वो जाके जमात इस्लामी वालों को भी मिले थे। ये बात नहीं है, तो जस्ट पॉलिटिकल रेटरिक है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन बात ये है, जो बात संजीदा बात है, संजीदा बात यही है कि पाकिस्तान के लिए सब जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं उनको मिलकर साथ चलना पड़ेगा, उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। कोई, जितने पाकिस्तान के मसाइल हैं, कोई एक बंदा इसको हल नहीं कर सकता, सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना होगा। वैसे पाकिस्तान को इस मसाइल में धकेला किसने आपके ख्याल में? देखें जी, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितनी सियासी अदम बर्दाश्त इस मुल्क में हो चुकी है, ये सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क के मसाइल की। जितने पोलराइजेशन, जितनी जो सियासी जो अदम इस्तेकाम है इस मुल्क के अंदर, वो इस सब की वजह है कि मुल्क जो है एक मसले से दूसरे मसले में गिरता चला जा रहा है। अच्छा, आपके मुताबिक, आपकी समझ बूझ के मुताबिक, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान को डिलीवर किया। आर यू एग्री? जी बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, वो आपकी ठीक राय है है, आप कि मुझसे वो agree वक्ती करें, मैं रिलीफ आपसे दिया, disagree वो करता हूं। प्रोजेक्ट लगाए जिससे वक्ती फायदा हुआ और देर बाद नुकसान हुआ, और आज तक नुकसान हो रहा है, और अवाम के अंदर से ना अवाम का देखें, कचूमर सिलारी निकाला साहब, जा इस तरह रहा तो है। मैं आप फिर मुझे बात ये बताएं, करूंगा। मेरी बात सुने, सिलारी मेरी साहब, बात रुके, सुने, मेरी रुके, बात रुके, सुने, मैं इस बट तरह साहब बात मेरी बात करूंगा। सुने, मेरी बात सुने। चले, आप चले, मुझे कर ये लें, आप बताएं कर कि लें आप। चौथी बार वजीर आजम बनकर आपके ख्याल में उनकी क्या पॉलिसीज होंगी? अब अगर वो चौथी बार बनते हैं तो बजाहिर तो एक साइड देखें तो मुश्किल लग रहा है, देखिए, लेकिन निजाम उनके साथ है, मे भी वो बन जाए। अब वो क्या देखिए, पाकिस्तान के लिए डिलीवर इस करेंगे? बात का तो फैसला तो देखें जी 8 फरवरी को होगा। अगर अवाम उनके हक में वोट अवाम डालेगी, उनके साथ नहीं है, देखें, मेजोरिटी नहीं, ये तो अवाम देखें, उनके साथ नहीं है भट्ट साहब। वोट की जो पर्ची होती है तो राजदारी का एक एक जो मुल्क का शहरी होता है उसका अपना एक जाती अमल होता है, वो उसका वो उसको छुपा सकता है, वो उसका जो खुफिया रख सकता है। देखिए, वो तो जब वो वोट बैलेट में जाएगा, बैलेट से जिसका निकलेगा, वो जिस टाइम गिनती होगी हमें पता चलेगा किसका वोट है। अभी तो सर्वेस तो देखें जी, वो अपने हक में करवा रहे हैं, इधर से मुखालिफ में भी हो रहे हैं।
इसके सर्वेस पे नहीं हम जाते, सर्वेस वोटर नहीं है। जब वोटर वोट डालेगा, जो पर्ची वोट की बैलेट से निकलेगी, हमें पता चलेगा कौन हमारे मुल्क का अगला अच्छा, हुक्मरान है। चौथी बार अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, क्या डिलीवर करेंगे वो पाकिस्तान के लिए? देखिए क्या जी, पाकिस्तान को बेहतर करेंगे? मेरी तो दुआ है कि वो पाकिस्तान के डिलीवर करें, वो करें, कोई और आ जाए, बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अगर पीटीआई से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो भी है मुल्क के लिए डिलीवर करे नहीं, यार। मियां साहब अगर बनते हैं तो वो क्या डिलीवर करेंगे? क्या वो पुरानी देखिए, पॉलिसीज के हिसाब से चलेंगे कि मियां वक्ती साहब फायदा देने के लिए देर पर नुकसान देंगे आवाम को? मियां साहब को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, वो अकेले नहीं इन सारी चीजों से निकाल सकेंगे, सबको वो साथ लेकर चलेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जितनी सियासी पार्टी हैं, उन सबको इकट्ठा लेकर चलेंगे, एक ग्रैंड चार्टर बनाएंगे, जिस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था, इस तरह का कोई चार्टर बनेगा कि हुकूमत चाहे जो मर्जी हो, हमारा जो मुआशी सफ़र है वो एक ही सिमत में, एक ही स्टेप में चले। ये ना हो कि आप आए तो आपका कोई और स्टेप है, मैं आऊँ तो मेरा स्टेप हो रहा है। इस चीज़ से हमें निकलना पड़ेगा। ठीक हो गया। नाजरीन, आपने भट्ट साहब के कमेंट्स सुने हैं, इनके कमेंट्स पे आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी साथ ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन पाएंगे? अगर वो बन जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए क्या डिलीवर कर पाएंगे? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब करना है।